उसे ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे बरसे कोई नूर इलाही दिल्ली दे बार्डर ते बरसे कोई नूर इलाही। साडे लई किले बन गियां सड़कां ने पातशाह, साडे लई किले बन गियां। नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी और वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय टिकरी बॉर्डर पे है। हमारे साथ पंजाब के बहुत ही मशहूर गायक कंवर ग्रेवाल मौजूद हैं, जिनके गाने इस आंदोलन की शुरुआत से ही काफ़ी हिट रहे हैं। बहुत से ऐसे गाने हैं जिनमें दिल्ली का जिक्र है। पंजाब जो है दिल्ली को एक तरीके का सत्ता का केंद्र मानता रहा है बहुत पहले से, और जब लोग वहाँ से चले हैं तो जो किसान हैं वो ये मान के चलते हैं कि दिल्ली ने जो उत्पीड़न या जिस तरीके का कानून बनाया है उसको जब तक वो वापस नहीं लेता है, जो कि उत्पीड़नकारी कानून है, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। और इनके गानों का अगर जिक्र करें तो कंवर ग्रेवाल के गानों में जवानी को का आह्वान किया जा रहा है, किसानों के को आह्वान किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि किसान अपने हक को लेकर के ही वापस लौटेंगे। वर्कर्स यूनिटी में आपका स्वागत है कंवर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। और साडे वल्लों भी तिन्ने भरावां वल्लों गलब खड़ा है, हरफ खड़ा है, मैं खड़ा है जी, तो साडे वल्लों भी सारिआं नूं बहुत बहुत प्यार सत्कार। तो आपके गानों ने वाकई माने आंदोलन में जो नेताओं के भाषण का जो काम होता है, आपके गानों ने उतना काम किया है ऐसा कहा जा रहा है। आपको कैसा लगता है कि इतना कभी आंदोलन के गाने इतने हिट नहीं होते थे? देखिए, पगड़ी संभाल जट्टा 1907 की उस आंदोलन की बात है कि एंथम सॉन्ग था उस आंदोलन का ये। तो इसमें खाली हमारा 3 भाइयों का नहीं, बहुत से सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत से गाने गाए। यहाँ पे एक बात देखने को आती है कि जैसा एक मुल्क का माहौल होता है ना, जो मूवमेंट वहाँ पे एट प्रेजेंट चल रही है, उसके हिसाब से जब गाने आते हैं तो डेफिनेट लोग सुनते हैं। तो वैसा ही अभी हुआ है कि सारा मुल्क ही किसानी के रंग में है। चाहे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो भी गाने आ रहे हैं हम तीनों भाइयों के आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सिंगर्स हैं जिनके गाने आए हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टरों पे आप देखते हैं कि वही बज रहे हैं, बसों में वही बज रहे हैं, लोगों के घरों में, इनके मोबाइल्स फ़ोन में सब वही रंग जमा हुआ है। तो उससे एक बात ये भी है कि हमारे लोग हैं ना, जो भारतीय संस्कृति के लोग हैं, जो ये संगीत के शौकीन हैं। इसमें मैं किसी खास कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, सभी, चाहे हमारे सिख भाई हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे मुसलमान भाई हैं। तो ये कुछ भी है, इनकी गमियाँ, इनकी खुशियाँ सभी संगीत से ही रिलेट हैं। सो दैट्स वाई ये जो भी गाने आ रहे हैं इनके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके गानों में दिल्ली का बार बार जिक्र आता है। जैसे जब ये यहाँ से जब चला कारवां, जब 26 तारीख को चला यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचा, तो उससे पहले एक गाना आपका ऑलरेडी हिट हो चुका था कि दिल्ली चलना है और दिल्ली को अपनी बात बतानी है। दिल्ली का जिक्र बार बार जो आता है वो किस संदर्भ में और कैसे आप देखते हैं? देखिए, आना तो दिल्ली ही था। सबसे पहली बात तो यहाँ के लोगों से नहीं कोई प्रॉब्लम है, वो तो हमारे भाई हैं। दिल्ली का नाम इसलिए लेते हैं, जब पंजाब में भी बात करते हैं कि भाई पेचा पै गया दिल्ली नाल, सेंटर नाल, तो वो क्लियर हो जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पेचा पड़ा है, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हम हमारे हक लेने के लिए जा रहे हैं। सो दैट्स वाई हमने वो गाना गाया। तो वो जो भी हमने इस प्रोटेस्ट में गाया है वो सभी हर्फ का लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, हर्फ के ही लिखे हुए हैं सारे। वो पेचा पै गया सेंटर नाल, वो भी पातशाह गाया, वो भी इसका ही है। आने वाले दिनों में भी जो गाने हम गाएंगे वो हर्फ के लिखे हुए हैं। गलब हम तीनों भाइयों ने साथ में बहुत से गाने गाए हैं। अच्छा। सो बस ऐसा ही था कि एक अनाउंसमेंट थी वो गाना बेसिकली। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे भाई लोग उस अनाउंसमेंट को इतने बड़े लेवल पे ले जाएंगे कि लाखों की तादाद में। ठीक है, एक ये भी सच बात है कि एक ऐसा नहीं है कि अकेला गाना सुन के ही हमारी जथेबंदियाँ हैं, 31 जथेबंदियाँ हैं पंजाब से अगर बात करें तो उनकी पिछले 2 महीने की मेहनत थी स्पेशली इस आंदोलन को लेके। वैसे तो उनकी 50 साल की मेहनत है, जब से जथेबंदियाँ ये होंद में आई हैं तब से वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली इस मूवमेंट के लिए भी उनका 2 महीने का दिन रात की मेहनत थी। सो ठीक है, उनके साथ कुछ संगीत ने काम किया, कुछ धार्मिक जथेबंदियों ने काम किया, कुछ सोशल वर्कर्स हैं उनने भी कोलैबोरेट किया। तो सबकी मेरे ख्याल से एक पार्टिसिपेशन थी एक जथे के रूप में, वो रंग लाई है। आपका एक गाना मैंने देखा जो दिल्ली चलो वाला जो गाना था, उसमें उसकी जो शूटिंग है वो इतने तरह से की गई है कि वो एक तरीके से लगता है कि आंदोलन के बीच से निकली हुई एक आवाज़ है ये जो आपके गाने हैं, और इसका असर भी लोगों तक दिखता है। माने जो जनता है, जो प्रदर्शनकारी हैं या जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, उनके बीच में खासा लोकप्रिय हो रहा है। आपके गानों में नौजवानी की बार बार बात आती है,
नौजवानों को उठना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो खेती से जुड़े हुए हैं नौजवान? क्योंकि खेती से जुड़े नहीं हैं तो इस आंदोलन में वो कैसे और क्यों कर आएंगे? देखिए, आज स्वरा भास्कर जी आई थी यहाँ स्टेज पे, तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं किसान तो नहीं हूँ, खेती से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है खेती से, लेकिन मेरा रोटी से है। तो दुनिया को कोई ऐसा आदमी बताइए जिसका रोटी से ताल्लुकात नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप भी रोज़ाना रोटी खाते हैं, हम तीनों भाई जवाब दे रहे हैं, वो बहन कैमरे पे है, हम सभी रोटी से हैं, 3 वक्त की रोटी हमें चाहिए। सो ये सबसे बड़ा कारण तो ये है। बाकी जब आप पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे तो है ही खेती का ही है जी, बोलबाला हमारी कबीलदारी। हमने तो देखा है कि हमारे प्यो दादे कैसे 6 महीने में एक फसल लेते हैं और उस फसल के बलबूते पे ही सारा हमारा चलता है जी। बच्चों की पढ़ाई चलती है, हमारे कपड़े आते हैं, हमारा खाना आता है, हमारी गमी खुशियों पे जो भी हम शादियाँ करते हैं, जब कुछ भी करते हैं तो सारा फसल पे ही डिपेंड है। सो दैट्स वाई यंगस्टर को किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनको सबको पता था कि अगर यहाँ पर हम हार जाते हैं तो भाई इसके बाद हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। शूटिंग की बात कर रहे हैं तो विजुअली कान, आज का समय ऐसा है, कान बाद में सुन रहा है, आँख पहले देख रही है। सो विजुअली हम जो भी दिखाते हैं वो स्पेशली हमने उस वक्त हमको हो गया था 1.5 महीने के तकरीबन ऐसे ही धरनों में पार्टिसिपेट करते हुए पंजाब में। सारा पंजाब घूमा हम तीनों भाइयों ने, तो वो वहीं पे था कि किसी धरने पे ही शूट किया हमने। वहाँ संगरूर डिस्ट्रिक्ट में भवानीगढ़ के पास काला झाड़, वहाँ टोल प्लाजे पे रोज़ जो धरना होता था, वहीं हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे वीर दोस्त सब बैठे थे। वहीं पे हमने उनसे टाइम लिया कि 3 घंटे का हम शूट करेंगे, तो उन्हीं के सबके शॉट्स उस पर लगे हैं। तो वो विजुअली बहुत स्ट्रांग लगता है देखने में, क्योंकि नेचुरल था, एक्चुअल में वही था, कुछ डिज़ाइन नहीं किया हमने। जी, वो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ जून में, इन्होंने कृषि बिल लेकर के आए, पास कराया, लेकर के आए बेसिकली, पास तो इन्होंने बाद में कराया। तो कौन सा मोमेंट था जिसमें आपको लगा कि नहीं, हमें इस आंदोलन से जुड़ जाना चाहिए? क्योंकि आप मंचों पर भी जाते हैं और लगातार एक उस अपनी हैसियत से लोगों को कॉल देते हैं और उनको आह्वान करते हैं, तो कौन सा मोमेंट था जब आप ने डिसाइड किया कि नहीं हमें? मैं मेरे साथी हरफ को बोलूँगा कि वो भी अपने ख्यालात व्यक्त करें, इस जो सवाल का जवाब वो देंगे। चलिए ठीक है। हर्फ जो हैं कंवर ग्रेवाल के जितने भी फेमस गाने हैं उसके लेखक हैं, गाया हम और गाए भी हैं और लिखे भी हैं। तो हर्फ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप, ये जो सवाल मैंने पूछा था कि कौन सा मोमेंट था कि आप तीनों भाइयों ने ये सोचा कि नहीं साहब, अब इस आंदोलन में हमें जाना चाहिए? जैसे भाई ने बोला कि हम रोटी सबसे अहम चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी में, सभी रोटी के लिए काम करते हैं, तो वैसी बात ही थी। हम लाइक मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, भाई भी गाते हैं, गल भाई भी गाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि पंजाब के लोगों ने बहुत कुछ दिया है हमें, पंजाब ने बहुत कुछ दिया है। आज जब पंजाब की रोटी की बात थी, छीनी जा रही है हमारी रोटी, सरकार ऐसे बिल लेके आ रही है जिससे छोटा किसान है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हर घर का जो चूल्हा है वो ख़त्म हो जाएगा। सो इसलिए हमें सबको लगा कि पंजाब के पुत्र होने के नाते हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और हमें उठकर इस आंदोलन में लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। जैसे बुलारे बोलते हैं वही उनके बोल अगर हम गीतों में लिखेंगे, गाएंगे, तो जो लोग हमें सुनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जथेबंदियों का एक कैडर होता है, उनके अपने लोग होते हैं, वो उनको तो समझा देते हैं। जो लोग आम हैं, जो यूथ है, वो हमारी बात सुनती है, उनकी ही बातें हैं जो उनके बुलारे स्टेजों पे बोलते हैं, उनको हम अपने गीतों में लिख लेते हैं, उनकी ही बातें, और हम यूथ में एज एन सॉन्ग रिलीज़ कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। आप लोग कब ऐसा लगा कि ये सब शुरू कर देना चाहिए? बस जब आंदोलन शुरू हुआ, मेरे हिसाब से 10-15 दिन हुए थे, तो जब हम अवेयर हुए इस चीज़ को लेकर कि ये बिल क्या है, उसकी PDF पढ़ी हमने और देखा कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे आने वाले फ्यूचर पे, इसका टोटल इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले फ्यूचर पे, कितने टाइम से ये साजिश है जो चल रही है, क्योंकि पहले तो हमें भी कुछ नहीं पता था, हम भी अनअवेयर थे इस चीज़ को लेकर, है ना। जब हम पढ़े, ये भाई भी बहुत पढ़ते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, तो इन्होंने और हमारे मित्र हैं हरिंदर, तो हम तीनों ने जब भाई भी हुए ना, जब हमने मिलकर डिस्कशन की तो हमें लगा कि हमें जाना चाहिए। ये आखिरी लड़ाई है किसानों की, आखिरी लड़ाई है। ये हमारा भाई है गलो फड़ाइश, हाँ जी, पंजाब का सिंगर है। तो
हम दोस्त हैं, बहुत टाइम से इकट्ठे हैं जी। तो मैं असल में क्या है कि हिंदी पट्टी के लोग जो हैं वो पंजाबी के उन उन गायकों को नहीं जानते हैं जो बहुत अपने यहाँ तो फेमस हैं, तो इसलिए चूंकि मिलियंस ऑफ व्यूअर वाले सिंगर हैं ये। अच्छा, इनका अच्छा। YouTube- जी जी, आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे साथ जो खड़े हैं गलव बड़ैच, तो गलव बड़ैच जो हैं ये अभी स्टेज पर मैंने सुना भी था इनको, बहुत अच्छा इनका सुर है और बिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। आप एक चीज़ ये बताइए कि ये जो जब आंदोलन में आप जा रहे हैं और आंदोलन के लोगों के बीच में आप लोगों को लेकर के क्या छवि है? जैसे नेताओं को लेकर के तो एक छवि है, नेताओं का एक, आपको लेकर के हमारी छवि तो जो है वो तो एज ए आर्टिस्ट ही है कि कलाकार हैं और खुशी है लोगों की कि आज उनकी मुश्किल में हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं इससे हटकर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी हिंदी ऑडियंस है और आपकी ऑब्वियसली एलीट क्लास जो शहरी वर्ग है वो है, उनको ये लग रहा है कि ये पंजाब हरियाणा या पंजाब का आंदोलन है या किसानों का आंदोलन है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये किसानों का, सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। इसमें सबसे बाद में किसान इफेक्ट होगा, सबसे पहले शहरी वर्ग इफेक्ट होगा, जो आम वर्ग है जो उसको दिक्कत आएगी। जो इसमें इन 3 बिलों में एक जो बिल है एसेंशियल अकोमोडेशन बिल, उसमें सबसे जो दिक्कत आएगी वो जो कंज्यूमर है, जो सामान खरीदता है और डेली यूज़ में करता है, उसको महंगाई इतनी हो जाएगी। देखिए एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को। अगर मैं कॉरपोरेट हूँ और मैं कुछ बिजाई करवाऊँगा किसान से कि भाई तू गेहूँ बीज, दाल भी तू बीज, चावल भी तू बीज और जो सब्जी भी तू बीज, तो जब आप खुद भिजवा रहा हूँ तो उसकी मार्केटिंग भी मैं खुद करूँगा और उस पर अपना लेबल लगा के करूँगा। जैसे आपने देखा होगा, आपने मॉल में देखा होगा, एक जो छल्ली बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं जिसको हिंदी में, भुट्टा जब किसान से खरीदते हैं 2 रुपये में खरीदते हैं या 1 रुपये में खरीदते हैं, जब उस पर लोगो लग के और उस पर उसके रैप होके वो जो जब जाता है मॉल में तो वो 80 रुपये 100 रुपये का बिकता है। तो इसी हिसाब से जितना भी अनाज है वो आम किराना स्टोर पे नहीं बिकेगा, आम शॉप पे नहीं बिकेगा, ना ही वहाँ से कंज्यूमर ले पाएगा। वो इन अंबानी अंडानीज़ के मॉल होंगे, क्योंकि खुद यही बीजेंगे और यही उसकी मार्केटिंग करेंगे। और जो चीज़ 10 रुपये वाली आज 25 रुपये किलो अगर आटा मिलता है तो 125 रुपये मिलेगा आने वाले सालों में। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट शहरी वर्ग को होगा। उसके बाद जो ये रेडी फड़ी वाले देखते हैं, हम के रेडी लगाई है सब्जी की, रेडी लगाई है फ्रूट की, रेडी लगाई है मूंगफली की, ये भी तो किसान ही बेचता है। और ये जब इनके हाथ में सारी खेती आ जाएगी, कॉरपोरेट के हाथ में आ जाएगी, तो ये रेडी फड़ी वालों का भी कानून लाएंगे कि ये नहीं लगा सकते, वो भी मॉल में बिकेगी, तो ये रेडी फड़ी वाला भी ख़त्म कर देंगे, ये मज़दूर भी ख़त्म कर देंगे, ये किसानी सारी ख़त्म कर देंगे। आज तक बताओ, जहाँ भी कॉरपोरेट आए हैं, सरकारी स्कूल आए, प्राइवेट स्कूल आए, आज सरकारी स्कूल कहाँ है? दूरदर्शन, कॉरपोरेट्स के चैनल आए, आज दूरदर्शन कहाँ है? हॉस्पिटल सरकारी आज कहाँ है? स्कूल सरकारी कहाँ है? आज मॉल आए। एक शहर में छोटे में अगर एक ही ईजीडी आया तो उसने 10 किराना स्टोर को इफेक्ट किया, बंद किया, उनको ख़त्म किया, उनका नुकसान हुआ। तो ऐसे ही ये कॉरपोरेट आज खेती में घुस जाएंगे तो खेती तबाह कर देंगे, किसान को तो तबाह करेंगे, लेकिन आम जो हर इंसान 3 टाइम अनाज खाता है उसको इतना महंगा अनाज मिलेगा, इतना महंगी सब्जी मिलेगी, चावल मिलेगा कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेगा या सिर्फ अनाज लाएगा। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। शहर वाले जो भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बार 3 बिल ना पढ़ें, एक एसेंशियल अकोमोडेशन जो बिल है वो पढ़ें और उसको फिर कंपैरिजन करके देखें, और जो कॉरपोरेट्स जहाँ कॉरपोरेट घुसा उसने कैसे नुकसान पहुँचाया। सो मेरी बेनती है, गोदी मीडिया जिस तरह से कहता है कि जो लोग प्रोटेस्टर्स आए हैं उनको तीनों किसान बिल के बारे में पता ही नहीं है, तो जिनको ये लगता है कि प्रदर्शनकारियों को पता नहीं है तो आप इनसे इनका ये बात सुन सकते हैं। हर भाई एक चीज़ अब मैं जानना चाहूँगा कि जब आप लिखते हैं कोई, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपकी होती हैं और जब खूबसूरत आवाज़ जब आ जाती है तो बहुत कमाल की चीज़ होती है। आप जब लिखते हैं तो उससे पहले क्या तैयारी करते हैं? क्या उन लोगों से जाके मिलते हैं, वहाँ जाते हैं, क्या कैसे आप करते हैं? देखो भाई, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी आपने गोदी मीडिया की बात की है ना, तो यहाँ लाइक दो धड़े हैं जो लड़ाई कर रहे हैं ना। एक तो किसान है ना, एक सेंटर है, सत्ता है एक, है ना। सत्ता के पास क्या है? सत्ता के पास सच नहीं है,
सच किसानों के पास है। इनकी आंखों में देखो आकर तो आपको आंदोलन दिख जाएगा। अभी भी अगर इस साइड आप कैमरा घुमा सकते हो तो देखो जो काम औरतें हमारी औरतें करती हैं वो ये कर रहे हैं, और उनसे भी गोल रोटियां बना रहे हैं ना। और बहुत गोल गोल रोटियां हैं, ऐसा भी नहीं है गोल कि रोटियां है ना। भारत तो मुझे नहीं लगता कुछ भी प्रचारा जा रहा है। यहाँ से आप ग्रहण करते हैं, हाँ, वो बिल्कुल, इंस्पायर बिल्कुल। होते हैं यहाँ। ये सच है, ये सच यही हम लिख रहे हैं तो यही हकीकत है। और जब ये बोल हैं जो ये गीतों में आते हैं तो ये गीत हैं जो लोकगीत बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हकीकत है उससे पैदा हुआ भावना, और उससे कलम चलती है, और फिर जब वो गाने में परिवर्तित होती है तो उसका असर क्या होता है। आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कंवर जी की, जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन चल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये कहाँ जाएगा? और एक इतनी बड़ी जन जागरूकता आई है लोगों में, अगर ये आंदोलन आप लोग जीत ले जाते हैं या पूरा किसान का जो बिल है वो वापस हो जाता है, तो उसके बाद क्या देखते हैं आप? देखो इत्थों काफ़ी कुछ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਹੀ ਡਰੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਉੱਦਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਲੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਆਪਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਤੋਹਫਾ ਗਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਬਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਲਾਂਭਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ भी करते हैं, ਇੱਥੇ खाना भी बनाते हैं, है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ अगर किसानी अगर ये हार जीत जो भी हो अपनी जगह है, उसके अलावा बहुत कुछ दिया है। और एक सवाल और जहन में पैदा होता है कि जब आप लोगों ने गाना शुरू किया तो एक बहुत बड़ी ताकत, माने मोदी एक बहुत बड़ी ताकत इस इतिहास में एक तरीके से कहा जाता है कि 70 सालों में इंदिरा गांधी के बाद वो सबसे बड़ी ताकत है। उनसे टकराने के लिए आपको लगा नहीं कि आपका करियर, गायकी के रूप में करियर कभी दाव पे लग सकता है? और शायद इसी को सोच करके शायद बाकी जो बॉलीवुड के लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, या माने इस बारे में क्या आप सोचते हैं? देखो साडी किसी इंडिविजुअली किसी शरीर नाल तां लड़ाई है नहीं, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਰ ਡੁਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ, ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ? करियर खत्म होने का? नहीं देखो करियर, मैं इन्हां लोगों को भी स्टेज ते कहना है कि सानू बनाने वाले तुसीं नहीं हैगे, सानू बनाने वाला महाराज है। इस बिल नूं लियाउण वाला भी मोदी नहीं है, इस बिल नूं लियाउण वाली भी कुदरत है। सरकमस्टेंसिस बने ना, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ हैं। आपको कभी लगता नहीं है कि जो बाकी हिंदी के सिंगर हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, बंगाली सिंगर हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? और क्या उनके लिए कोई मैसेज आप दे सकते हैं? देखिए ਪੋਤਲੇ ਫਰੋਲਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੋਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਫਲਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ 20-25 ਨੌ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਲਿਬੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਵਿਧ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਕੀਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੀਰੀ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, दलजीत दोसांझ के यहाँ भी ਤਾਂ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਦੇਣ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਸੀ 5 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਦੇ 7 ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਪਲਾਟ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਹਰਫ ਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਗਲਬ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਧਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਹਾਂ, ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਬਸ ਆਪਦਾ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਛੱਡੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਡੁਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂ, किसानों और मजदूरों के बीच की एकता से संबंधित अगर कोई गाना हो, या आप कोई अगर समझते हैं कोई कॉल गाने के रूप में देना चाहें तो? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਫੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਿਲ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਏ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੜਕਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪੁੱਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ,
बरसे कोई नूर इलाही दिल्ली दे बॉर्डर ते बरसे कोई नूर इलाही उसे ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे बरसे कोई नूर इलाही दिल्ली दे बार्डर ते बरसे कोई नूर इलाही ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੱਕਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗੜੀਆਂ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ 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 ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंवर जी। आप यही ताकत है किसी आंदोलन में जब सांस्कृतिक कर्मी आते हैं तो उसकी क्या ताकत होती है उस बात को हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और समवेत स्वर में जो इनकी बहुत ही मशहूर नज़्म है हर भाई ने लिखी है और जो गाया है वो सारे लोगों की ज़बान पर है और सारे लोग एक स्वर से वो गाने लगे थे। तो आप लोग जुड़े रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ। बाकी खबरें देखने के लिए workersunity.com जाइए। नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद।